नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरे वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स मैंने रखे हैं फिलहाल में, जिनको मैं आगे जाके ऐड कर सकता हूं। इसके क्या क्या अलग अलग रीजन्स है, कौन कौन से ये स्टॉक्स है और ये जो स्टॉक्स है उनके फिलहाल में वैल्यूएशंस क्या है, उनके थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यही चैनल पे काफ़ी डिटेल एनालिसिस, जो फंडामेंटल एनालिसिस में करता हूँ, अलग अलग काफ़ी सेक्टर्स के किए हैं जो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में ये चैनल में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते कि मेरे वॉच लिस्ट में मैंने कौन कौन से स्टॉक्स फिलहाल में ऐड किए हैं। तो टोटल ये वीडियो हम 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो पहला स्टॉक है वो लॉरस लैब का है। तो लॉरस लैब के बारे में मैं आपको ये वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, और यदि आपको काफ़ी डिटेल में जानना होगा कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, फिलहाल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बिजनेस मॉडल में, और ये जो स्टॉक है वो फिलहाल में इतना ऊपर क्यों गया है, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। मैं जरूर आपके लिए जो डिटेल वीडियो होगा वो आपके लिए क्रिएट करूंगा। तो ये जो लॉरस लैब का स्टॉक है उसमें आप देखोगे तो उनका जो बिजनेस है वो बेसिकली 3 मेजर उसमें सेगमेंट है। पहला उनका सेगमेंट आ जाता है एपीआईज के रिलेटेड। सेकेंड सेगमेंट जो है वो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, जिसे फिनिश डोसेज फॉर्म्स भी कहा जाता है। और लॉरस लैब का जो थर्ड बिजनेस सेगमेंट है वो क्रैम्स का है। क्रैम्स यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसको आप देखो तो कस्टम सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो ये जो तीनों अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स है उसमें जो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है यानी एपीआई की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, तो उसमें आप देखो तो अलग अलग तरीके के जो एपीआईज होते हैं वो लॉरस लैब मैन्युफैक्चर करता है। उसमें से फर्स्ट टाइप आप देखोगे तो वो एंटीवायरल एपीआईज मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा हेप सी यानी हेपेटाइटिस सी, ये जो डिसीज है उसको क्योर करने के लिए वो कुछ एपीआईज मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे तो ऑन्कोलॉजी बेस्ड उनके कुछ एपीआईज है और कुछ बाकी अदर एपीआईज है। तो यदि आपको बिजनेस को समझना है तो आपको अलग अलग उनके जो सेगमेंट्स है उनको काफी डिटेल में समझना चाहिए, यानी एक्चुअल में बिजनेस में क्या चेंजेस हो रहा है, उनके रेवेन्यू मिक्स में क्या चेंज हो रहा है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आपको एक्चुअल में समझ जाएगा कि इसके आगे जाके यानी फ्यूचर में जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो हो सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअल में उनका पहला जो डोमिनेटिंग सेगमेंट था 2015-2016 में, वो एक्चुअली एंटीवायरल एपीआईज था। और वो समय में आप देखो तो जो एफडीएफ बिजनेस था वो ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता था उनके टोटल बिजनेस में। पर 2017-2018 के बाद में और फिलहाल में आप देखोगे तो 2019 और 20 में एक्चुअल में जो एफडीएफ जो बिजनेस है वो काफी हेवीली ग्रो हो गया है। इसके जो रीजंस है वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे जाके हम ग्राफ्स भी देखेंगे ताकि आपको ये जो सारे हर एक सेगमेंट है उसके एग्जैक्टली जो ग्रोथ हुई है उसके सारे डिटेल समझ जाएंगे। पर यहाँ पे फिलहाल में क्या हो रहा है कि उनका जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है वो काफी हेवीली एक्सपांड हो गया है। और उसके साथ ही आप देखो तो जो क्रैम्स का बिजनेस है यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के जो सर्विसेज है जो लॉरस लैब प्रोवाइड करती है अलग अलग जो फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर भी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। लगभग 20-25% से जो बिजनेस है वो आगे जाके ग्रो होने वाला है। लॉरस लैब के बिजनेस सेगमेंट में आप देखोगे तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का ये उनका फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें अलग अलग तरीके के वो एपीआई मैन्युफैक्चर करते हैं। जिसमें आप देखोगे तो एंटीवायरल ये जो एपीआईज है उसमें बहुत ज्यादा फिलहाल में ग्रोथ नहीं आ रही है। इसके अलावा जो ऑन्कोलॉजी बेस्ड एपीआईज है उसमें आप देखोगे तो थोड़ी यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। और इसके अलावा उनका थर्ड जो सेगमेंट है हेप सी यानी हेपेटाइटिस सी, ये जो डिसीज है वो क्योर करने के लिए उनका कुछ जो एपीआईज है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली यहाँ पे डिग्रोथ हुई है। और जो फोर्थ सेगमेंट है इसमें अदर टाइप ऑफ एपीआईज, उसमें काफी अच्छी तरीके से फिलहाल में लॉरस लैब जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंबाइंड आप देखोगे टोटल एपीआई का सेगमेंट ये काफी स्टेबल सेगमेंट है, जिससे आगे जाके उनके जो रेवेन्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। पर अभी हम लॉरस लैब के बिजनेस के ऐसे कुछ सेगमेंट्स देखते हैं कि जिसमें एक्चुअली काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही है और फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो बिजनेस सेगमेंट्स है उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। तो इसमें आप फर्स्ट देखोगे तो जेनेरिक एफडीएफ यानी जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है इसमें काफी हेवी ग्रोथ आई है, जिसमें आप देखोगे तो 2016-2017 तक यहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो काफी कम थे। और 2020 ईयर में आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने 800 करोड़ से भी जो ज्यादा रेवेन्यूज है यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं टोटल उनके रेवेन्यूज में से। तो ये जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है लॉरस लैब का, वो एक्चुअली एक्सटेंशन है, या आप उसको कह सकते हो कि ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो एपीआईज है वो ऑलरेडी लॉरस लैब बना रहे थे। तो आगे जाके सपोज वो फाइनल ड्रग या जो फॉर्मुलेशन है वो बनाते हैं तो यहाँ पर उनके जो आप देखोगे तो मार्जिन से वो काफी बेटर हो जाएंगे।
इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें काफ़ी स्केलेबिलिटी भी है, यानी काफ़ी ये जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा बन सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो उनका नेक्स्ट जो सेगमेंट है क्रैम्स का बिजनेस, या जिसको आप देखोगे तो कस्टम सिंथेसिस भी कहा जाता है, यानी ये जो बिजनेस सेगमेंट है यहाँ पर भी 20 to 25% की ग्रोथ फिलहाल में आ रही है। और एक्चुअल में ये जो दोनों बिजनेस सेगमेंट्स है, इससे ही आप देखो तो उनका जो कंप्लीट रेवेन्यू मिक्स है जो हमने पहले देखा वो काफ़ी चेंज हुआ है। और फ्यूचर भी मुझे लगता है कि ये जो दोनों सेगमेंट्स है वो डोमिनेटिंग सेगमेंट रहेंगे उनके कंप्लीट बिजनेस में, जिससे काफ़ी ज़्यादा आप देखो तो ग्रोथ आ सकती है। और इसीलिए ही आप देखोगे तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट्स में भी हुआ है, यानी यहाँ पर आप रेवेन्यू देख सकते हो और वो जो रेवेन्यू का रिफ्लेक्शन है वो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी दिख जाएगा। और इसीलिए लॉरस लैब का आप आरओसी देखोगे यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो वो भी फिलहाल में काफी बढ़ गया है, यानी Q1 2021 में उनका जो आरओसी है वो 32% से ज्यादा हुआ है। और एट द सेम टाइम आप उनका पैट देखोगे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो भी काफी बढ़ गया है यही क्वार्टर में, यानी जून के क्वार्टर में। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे यानी 2020 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट आप देखोगे और उसको कंपेयर करोगे Q1 2021 से, तो मुझे लगता है कि Q1 2021 का जो रेवेन्यू है लगभग वो 75% हो गया है लास्ट ईयर के कंप्लीट रेवेन्यू के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर 2021 जो कंप्लीट ईयर होगा तो यहाँ पर जो रेवेन्यूज है वो काफी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके जो बाकी बिजनेस सेगमेंट है जैसे कि FDF बिजनेस सेगमेंट और जो क्रैम्स का बिजनेस सेगमेंट है यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ पर आप देखो तो 2017 तक लॉरस लैब के बिजनेस में ऐसे लगभग 40% के असेट्स थे कि जिससे बेसिकली कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो असेट्स थे या इससे जो एक्सपेंसेस हो रहे थे वो एक फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस थे। और बाद में जब भी बिजनेस डेवलप हुआ उनकी जो कैपेसिटी थी उन्होंने बिल्डअप की और जब भी उसके बाद में एक्चुअल में यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आने लगी तभी आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो गए। तो इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं और फिलहाल में लॉरस लैब के बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो रहा है और इसीलिए उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो रही है। पर फिलहाल में ये जो स्टॉक है मुझे वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। फिलहाल में जो स्टॉक है वो 42 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है। कुछ करेक्शन सपोज आता है ये स्टॉक में तो मैं ये जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ। तो यदि आपको लॉरस लैब के रिगार्डिंग और डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, मैं काफी डिटेल में इसके रिलेटेड जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम देखते हैं कि मेरे जो वॉच लिस्ट है इसमें सेकेंड स्टॉक कौन सा है। तो सेकेंड जो स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट में हो विनती ऑर्गेनिक का स्टॉक है। तो विनती ऑर्गेनिक्स का आप बिजनेस देखोगे तो वो एक स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है जिसमें वो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि ATBS हो गया या IBB हो गया या इसके अलावा IB हो गया। तो ये जो अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल्स विनती ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चर करता है इसमें आप देखो तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में वो मार्केट लीडर है। जैसे कि ATBS करके उनका एक प्रोडक्ट है उसमें आप देखोगे तो उनका 65% का मार्केट शेयर है ग्लोबली। इसके अलावा IBB ये जो प्रोडक्ट है उसमें भी आप देखोगे तो उनका लगभग 65% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा IB करके उनका एक प्रोडक्ट है जिसमें डोमेस्टिकली यानी इंडिया में उनका लगभग 70% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर आप ATBS की कैपेसिटी देख सकते हो विनती ऑर्गेनिक्स की, जो लगभग 26,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी है। और इसके अलावा जो IBB की कैपेसिटी है वो आप देखोगे तो 14,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी उनके पास अवेलेबल है। इसके बाद आप उनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो रेवेन्यू मिक्स में भी उनका मेजरली जो डोमिनेटिंग सेगमेंट है वो बेसिकली ATBS का सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ से उनके सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आ रहे हैं। फिलहाल में आप 2010 में देखोगे तो IBB ये जो प्रोडक्ट था वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट था और फिलहाल में उनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो थोड़ा चेंज हुआ है। फिलहाल में ATBS ये जो प्रोडक्ट है वो लगभग उनके जो टोटल बिजनेस है उसके 60% के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। विनती ऑर्गेनिक्स ने उनकी जो डेट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर रिड्यूस की है। इसके अलावा आप उनके ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज जो है वो भी काफी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। विनती ऑर्गेनिक्स का आप कंप्लीट बिजनेस देखोगे लास्ट 20 इयर्स में उन्होंने क्या अचीव किया है तो बेसिकली आप उसको 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यदि आप फर्स्ट फेज देखोगे तो ये जो फर्स्ट फेज था वो इनिशियल फेज था जिसमें उनका जो IBB का कैपेसिटी था वो उन्होंने बढ़ाया था। इसके अलावा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया था IBB के लिए वो बेसिकली ये फेज था। उसके अलावा आप सेकंड फेज देखोगे जब भी जो कंपनी है उसको और ग्रो करना था तभी उन्होंने ATBS ये जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया था। पर उन्होंने जब ATBS को लॉन्च किया तभी उनको काफी लॉसेस हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर ये जो ATBS का प्रोडक्ट है उसको प्योरिटी जो है उसकी वो मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट था। बाद में उन्होंने ये जो चैलेंज था उसको ओवरकम किया और बाद में विनती ऑर्गेनिक्स थर्ड फेज में एंटर हुआ। तो थर्ड फेज में आप देखोगे तो वो एक सुपर ग्रोथ का फेज था, यानी 2007 टू 2015 में आप देखो तो विनती ऑर्गेनिक्स ने उनके जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स है वो काफी तेजी से ग्रो किए और 2015 के बाद में उन्होंने और उनके कुछ अलग प्रोडक्ट्स है यानी न्यूअर प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च किया, जैसे कि
PTBBA या PTBT। और उसके बाद आप फिलहाल में देखोगे तो विनती ऑर्गेनिक्स ने ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स, ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, इसके रिलेटेड उन्होंने नया प्लांट लगाया है। इसमें बेसिकली वो 4 अलग अलग तरीके से जो ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स, ये जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो यदि आपको विनती ऑर्गेनिक्स के रिलेटेड और जानकारी चाहिए होगी तो इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने इसके रिलेटेड एक काफी डिटेल में आर्टिकल लिखा है, सारे उनके जो बिजनेस सेगमेंट्स है इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये जो आर्टिकल की लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ये जो आर्टिकल और ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। विनती ऑर्गेनिक्स के बाद में अभी हम देखते हैं कि मेरे वॉच लिस्ट का थर्ड स्टॉक कौन सा है। तो यहाँ पर नेस्को ये जो स्टॉक है वो फिलहाल मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो नेस्को आप देखोगे तो वो बेसिकली उनका एक एग्जीबिशन सेंटर है, मुंबई में गोरेगांव में है। तो मैं मुंबई में ही रहता हूँ, तो काफी बार मैंने ये जो एग्जीबिशन सेंटर है उसको मैंने विजिट किया है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो उनके कुछ IT पार्क्स है। तो IT पार्क्स का बिजनेस सेगमेंट और जो उनका एग्जीबिशन का बिजनेस सेगमेंट है, इसके अलावा उनके और कुछ छोटे छोटे बिजनेस सेगमेंट्स है जिससे उनके जो काफी कम रेवेन्यूज आते हैं। पर मेजरली उनके जो बिजनेस के सेगमेंट्स है वो 2 ही है, एक उनका IT पार्क का बिजनेस सेगमेंट और दूसरा उनका एग्जीबिशन सेंटर का बिजनेस सेगमेंट। तो एक्चुअल में जो एग्जीबिशन सेंटर का बिजनेस सेगमेंट आप देखोगे तो मुझे काफी ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो काफी पसंद है, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन सेंटर का बिजनेस सेगमेंट आप देखोगे तो उसमें एक्चुअल में कोई भी जो कैपिटल है उसको इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं होती है। यानी विदाउट कैपिटल डाले आप देखोगे तो वो जो बिजनेस सेगमेंट है वो कंटिन्यूसली आपके लिए प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है उसमें इनिशियली आपको सिर्फ लैंड लगता है, और एक बार आपके पास लैंड है और बाद में आपका ब्रांड इमेज क्रिएट हो गया, तो ब्रांड इमेज क्रिएट होने के बाद आपको ये जो बिजनेस है इसमें कोई भी जो कैपिटल है वो इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो आपको खुद ही आप देखोगे तो जो प्रॉफिट्स है वो जनरेट करके देगा। इसीलिए ये बिजनेस सेगमेंट में जो ROCE है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आप देखो तो बहुत ज्यादा है। 2020 में आप देखो तो जो एग्जीबिशन सेंटर का बिजनेस सेगमेंट है इसमें जो ROCE है टोटल वो 1000% से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। पर यहाँ पर एक इशू ये है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफी कम ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 ईयर में एक नंबर ऑफ जो एग्जीबिशन है उतने ही कंडक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा जो एग्जीबिशन है वो आप कंडक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो ग्रोथ आएगा वो सिर्फ प्राइसिंग पावर से आएगा। यानी सपोज मैं आज एक एग्जीबिशन के लिए 50,000 चार्ज कर रहा हूँ, तो आगे जाके सपोज मैं नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें 60,000 या 65,000 चार्ज करता हूँ, तो ही ये जो बिजनेस सेगमेंट है इसमें मुझे आगे जाके ग्रोथ आ सकती है। यानी आप ये बिजनेस सेगमेंट को कैश काउ कह सकते हो। इसका मतलब ये बिजनेस सेगमेंट आपके कंप्लीट बिजनेस के लिए कंटिन्यूअसली जो कैश है वो जनरेट करता रहेगा। इसके बाद में उनका जो सेकंड बिजनेस सेगमेंट आप देखोगे जो IT पास का बिजनेस सेगमेंट है, यानी नेस्को IT पास कंस्ट्रक्ट करता है और आगे जाके उससे उनको रेंटल इनकम आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो IT पास का बिजनेस सेगमेंट है उसका जो ROCE है वो काफी कम है कंपेयर टू उनका जो एग्जीबिशन सेंटर का बिजनेस सेगमेंट। और फाइनली उनके जो कंबाइंड यानी कंप्लीट जो नेस्को का बिजनेस सेगमेंट से यानी सारे बिजनेस मिला के आप देखोगे तो यहाँ पे उनका कंप्लीट जो ROCE है वो लगभग 22 to 25% का है। और यहाँ पर जो ग्रोथ है उसमें थोड़े आप देखोगे तो डिक्लाइन आया है, क्योंकि फिलहाल में यहाँ पर कोई भी एग्जीबिशंस कंडक्ट नहीं हुए हैं, और इसीलिए ये जो बिजनेस आप देखोगे तो कंप्लीटली यहाँ से जो रेवेन्यूज है वो 0 हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आगे जाके जब जो लॉकडाउन है वो कंप्लीटली ईज आउट हो जाएगा, कोविड का जो इफेक्ट है वो काफी कम हो जाएगा, तो आगे जाके जो एग्जीबिशन का बिजनेस है वो आगे जाके फिर से ग्रो हो सकता है। इसके अलावा उनका जो IT पार्क का बिजनेस सेगमेंट है उसमें आप देखोगे तो और कुछ जो IT पार्क है उनको क्रिएट कर रहे हैं, यानी उसको वो बिल्ड कर रहे हैं। तो जब भी ये जो नए IT पार्क है उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी उनको ये जो सेगमेंट है उससे भी रेवेन्यू आना उनको शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अभी आप देखोगे तो थोड़ा समय लगेगा, और फिलहाल में जो प्रॉपर्टी के रेट्स है वो अभी आप देखोगे तो थोड़े कम हो गए हैं। रेंटल के भी जो रेट्स है उसको भी आप देखो तो थोड़ा अफेक्ट हुआ है, और फिलहाल में वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो भी डेवलप हो रहा है। इसके रिलेटेड ये जो स्टॉक है वो फिलहाल में मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐड नहीं किया है, मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर यदि मुझे और कुछ जो क्लियरिटी है वो मिल जाता है तो आगे जाके ये जो स्टॉक है वो मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और इसके अलावा ये जो वीडियो है आप जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो एनालिसिस मैंने किया है जिससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।